प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं और उसका आंसर देखा जाएगा। आइए देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। तो इतिहास का कौन सा ऐसा राजवंश था, भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा राजवंश था जो अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए क्या है, प्रसिद्ध था। ये चीज आपको बताना। देखिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रकूट वंश, बी ऑप्शन दिया है चोल, सी ऑप्शन है चालुक्य वंश और डी ऑप्शन दिया है पल्लव राजवंश। तो इनमें से कौन सा ऐसा राजवंश था जो अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी फेमस था। तो बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सही, राजपूत वंश, चोल वंश, चालुक्य और पल्लव। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। तो सही आंसर हो जाएगा बी, चोल राजवंश। तो जो चोल राजवंश का जो शासन प्रशासन था उसमें ग्रामीण प्रशासन को काफी अधिक स्वायत्ता दी गई थी। ग्रामीण स्तर पे जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रावधान किए गए थे। वह हमें जब चोल साम्राज्य के इतिहास को पढ़ते हैं तब हमको इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। और इस चीज का जानकारी अगर आप देखेंगे, सबसे ऑथेंटिक स्रोत की बात करें तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उत्तर मेरूर अभिलेख। एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उत्तर मेरूर अभिलेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस अभिलेख के माध्यम से जो है काफी ऑथेंटिक जो है साक्ष्य मिलता है कि चोल राजवंश के अंतर्गत जो है ग्रामीण प्रशासन के संदर्भ में काफी अच्छे प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो ये हमको किस अभिलेख से ज्ञात होता है, उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है, और यह उत्तर मेरूर अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है। तो जो चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम थे, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। तो जो परांतक प्रथम चोल साम्राज्य के शासक थे, हैं, यह उत्तर मेरूर जो अभिलेख है उन्हीं के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक प्रथम से संबंधित है। और चोल प्रशासन के बारे में जो ग्रामीण प्रशासन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले का क्या आंसर हो गया, बी ऑप्शन, चोल राजवंश। अब देख लिया जाए जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में कुछ बातें। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था बताइए, और इसकी राजधानी कहां पर थी। तो दोनों देख लिया जाए। तो राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट जो राजवंश है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। कौन था दोस्तों, दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग था। ठीक है, और इसकी राजधानी कहां पर थी, मांडखेड़। कहां पर राजधानी थी, मांडखेड़, मान्य खेत इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मिलान करने के लिए भी आ जाता है? संस्थापक हो गए या जो राजवंश है उनकी राजधानी क्या थी। तो इसी के साथ हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। चोल राजवंश बताइए, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था बताइए दोस्तों। तो चोल राजवंश का संस्थापक था विजयालय। कौन था, विजयालय। ठीक है, और इसकी राजधानी कहां पर थी बताइए, चोल राजवंश का रिवाइज करिए। चोल राजवंश की राजधानी थी तंजौर। कहां पर दोस्तों, तंजौर थी। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए चालुक्य राजवंश के बारे में। अब देखिए कि चालुक्य राजवंश के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, एक कल्याणी के चालुक्य वंश और एक क्या है, वातापी के चालुक्य वंश। तो यहां पर आपको लिख देते हैं, एक कल्याणी के चालुक्य वंश है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक कल्याणी के चालुक्य वंश, एक कल्याणी के चालुक्य वंश हो गए दोस्तों, और क्या है दूसरा, वातापी के जो चालुक्य वंश है। किसके, वातापी, वातापी जो शाखा थी, वातापी के जो चालुक्य वंश है, वातापी के जो है चालुक्य वंश। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, तो जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे इसके संस्थापक कौन थे, तो तैलभ द्वितीय। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तैलभ द्वितीय थे। कौन थे इसके, उनके संस्थापक, तैलभ द्वितीय, तैलभ द्वितीय। और इनकी राजधानी कहां पर थी, तो इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। इनकी राजधानी कहां पर थी, मान्यखेड़। यहां पर साइड में लिख देते हैं कि राजधानी कहां थी इनकी, मान्यखेड़ थी, मान्यखेड़। ठीक है,
अब जो वातापी के चालुक वंश हैं उनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे जय सिंह। कौन थे दोस्तों? जय सिंह थे। और इन्हीं के वातापी के चालुक वंश के अंतर्गत देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय, काफी फेमस शासक रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है? पुलकेशिन द्वितीय के शासक के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो चालुक राजवंश की दो शाखाएं थी, एक कल्याणी के चालुक वंश संस्थापक कौन थे? तैलभ द्वितीय। और वातापी के चालुक वंश संस्थापक थे जय सिंह। और उनके बाद जो है एक बहुत काफी फेमस शासक बनते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख जो है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये चीजें क्लियर होगी आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान्य खेद आ गया, चूंकि राष्ट्रकूट का जब साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है तो कल्याणी के जो चालुक वंश होते हैं उनके ध्वंस पे जो है इस साम्राज्य का स्थापना होता है। किसका? चालुक्य, जो कल्याणी के चालुक वंश होता है। इसीलिए आप देखेंगे राष्ट्रकूट राजवंश का राजधानी कहाँ क्या है? मान्यखेत है। और इनका भी राजधानी कहाँ पर है? कल्याणी के चालुक वंश का राजधानी कहाँ पर है? मान्यखेत। इसीलिए क्योंकि जब राष्ट्रकूट शासक के जितने वंश होते हैं, मान लीजिए जो शासक वर्ग आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद उसी के ध्वंस पर, उसी के अवशेष पर क्या है? कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना होती है, तैलभ द्वितीय के द्वारा किया जाता है। और उनकी राजधानी क्या है भाई? मान्यखेत बना लिया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों पल्लव, अब पल्लव के बारे में बताइए आप। पल्लव भी काफी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे बताइए दोस्तों? तो पल्लव राजवंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु थे। ये चीज क्लियर हो गया। और पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। और इनकी राजधानी कहां पर थी? कांचीपुरम। कहां पर थी राजधानी दोस्तों? कांचीपुरम राजधानी, कांचीपुरम। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब देखेंगे पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम है, वहां पर देखते हैं जो सोर टेम्पल है, जो तटी मंदिर है, ये सब चीजें प्रावधान किया गया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था दोस्तों? तो पहले का आंसर क्या हो गया? बी, चोल राजवंश हो गया। और इसी के साथ हम लोगों ने जो राजवंश थे उनके जो संस्थापक थे उनकी क्या राजधानियां थी वो चीजें हम लोग देख लिया। अब कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश चोल राजवंश, इसका हमको जानकारी मिलता है जो उत्तर मेरूर अभिलेख है। ठीक है, ये चोल शासक प्रथम से रिलेटेड है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब जैसे देखेंगे चोल शासक जो राज प्रथम है उनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया जाता है। फिर देखेंगे चोल शासक एक राजेंद्र प्रथम थे, बहुत महान शासक हुए। तो वो सब चीजें आपकी हिस्ट्री के पहलू है, मान लीजिए आप जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उनके बारे में जो है एक बार आप डिटेल देख लेंगे तो इसके साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या रहना चाहिए दोस्तों? कूट रहना चाहिए। यहाँ पर गलत हो गया है, कूट यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या है? चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब देखिए सूची फर्स्ट में वैदिक नदियां जो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक कालीन जो नदियां हैं उनका नाम दिया गया है। और इस समय जो आधुनिक नाम है, जिन नामों से हम लोग जानते हैं उन नदियों को, वो दिया गया है। तो एक प्राचीन नदियां हैं और एक आधुनिक उनका नाम है, तो इसको हमको मिलान करना है। देखा जाए कुभा नदी है, परसुरी नदी है, सदानीरा नदी है और शतुद्री नदी है। ठीक है, उधर आधुनिक नाम दिया हुआ गंडक, काबुल, रावी और सतलज नदी। तो बताइए दोस्तों मिलान किया जाए, इसमें क्या आंसर सही हो सकता है? देखिए कुभा जो वैदिक कालीन नदियां थी, वैदिक काल में जो कुभा नदी थी उसको आज वर्तमान में किन नामों से जाना जाता है? कुभा नदी जो है वो क्या है? काबुल को कहते हैं। काबुल नदी जो है उसको क्या है? कुभा के नाम से प्राचीन काल में जानते थे। अब परसुरी नदी जो है, तो परसुरी नदी जो है वो आज वर्तमान में किन नामों से जाना जाता है? रावी नदी से। किन नामों से जाना जाता है? रावी नदी से। ठीक है दोस्तों, और जो सदानीरा है, सदानीरा को गंडक नदी से नाम से जाना जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लेते हैं।
और जो सतुद्री है, सतुद्री को वर्तमान में किन नामों से जाना जाता है? सतलज नदी। तो डी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ए का दूसरा होगा, बी का तीसरा। अब क्या होगा यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं, ए का क्या होना चाहिए? दूसरा, बी का क्या होना चाहिए? तीसरा, और सी का क्या हो जाना चाहिए? पहला, और डी का क्या होना चाहिए? चौथा। किस ऑप्शन में सही है? 2 3 1 4 आना चाहिए। 2 3 1 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया यहाँ पर। अब देखिए कि दोस्तों अगर आपको इसमें अगर आपको एक नदी कुभा के बारे में एकदम कंफर्म मालूम होता कि कुभा का वर्तमान में नाम, आधुनिक नाम काबुल नदी है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या आसानी से कर सकते थे। तो इसीलिए जब आप पेपर सॉल्व करिए तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी आप ध्यान में रखेंगे, तो आप इससे जो है अपना समय क्या है बचा सकते हैं। तो उससे आप ये है कि इससे ऐसे करेंगे तो आपका कहीं सिली मिस्टेक नहीं होगा, ह्यूमन एरर होने की बहुत कम संभावना है। लेकिन ये है कि जब ऑप्शन पे भी नजर रहेगा तो आसानी से जो है एक ही ऑप्शन से आप क्या है ऑप्शन सही करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का जो है वैदिक नदियां थी और मिलान करना था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें जो कुछ और अन्य नदियां हैं उनको भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखेंगे जो वैदिक कालीन नदियां हैं, जैसे वितस्ता नदी है, विपाशा नदी है, अस्किनी नदी है, और क्या है? हिरण्यनी नदी है। तो उन नदियों को वर्तमान में किन नामों से जाना जाता है वो चीजें आप देख लेंगे। तो जो वैदिक कालीन नदियों का आधुनिक नाम है आप एक जगह उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है नदी दोस्तों? वितस्ता। वितस्ता नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? वितस्ता नदी। विपाशा नदी, विपाशा नदी हो गया, अस्किनी हो गया, अस्किनी हो गया, और हिरण्यनी, हिरण्यनी। इनका वर्तमान में नाम क्या है बताइए दोस्तों, रिवाइज करिए कुछ आप मन में। वितस्ता नदी क्या हो जाएगा? तो वितस्ता नदी का वर्तमान में क्या नाम है दोस्तों बताइए? वितस्ता नदी का वर्तमान में क्या नाम है? झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम। वितस्ता नदी का वर्तमान में क्या नाम है? झेलम नदी। ठीक है दोस्तों। विपाशा नदी क्या है? उसका क्या नाम है वर्तमान में? व्यास नदी। क्या है दोस्तों? व्यास रिवर है, व्यास नदी। ठीक है, और अस्किनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? आधुनिक नाम क्या है? चिनाब नदी। क्या दोस्तों? चिनाब नदी, चिनाब नदी हो गया। उसके बाद देखेंगे हिरण्यनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? सिंधु नदी। क्या नाम है दोस्तों? सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो ये सब जो है दोस्तों वैदिक कालीन नदियां हैं, जो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल के समय इन नदियों को इस नाम से, प्राचीन नाम से पुकारा जाता था। आज आज आधुनिक नाम जो वर्तमान में नाम है वो चीज है। तो इससे प्रश्न आए जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, अब एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वैदिक कालीन नदियों और आधुनिक नाम से, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कुभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल नदी है। परशुड़ी का रावी नदी है। सदा नीला का गंडक नदी है। और सतुद्री का सतलज नदी है। और वितस्ता नदी का झेलम नदी। विपाशा नदी का वर्तमान नाम व्यास नदी है। अस्किनी नदी का वर्तमान नाम चिनाब नदी है। और हिरण्यनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? सिंधु नदी है। हिरण्यनी नदी का वर्तमान नाम क्या होगी? सिंधु नदी होगी। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या दिया हुआ। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये मौर्य काल के प्रशासन के बारे में क्वेश्चन है। मौर्य काल के जो प्रशासन है उसके बारे में प्रश्न दिया हुआ है कि जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, राज्य की आय का क्या था? मेन स्रोत, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, वो चीजें पूछा जा रहा है। अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, अक्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष। तो जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत किस भूमि से प्राप्त होता था? तो वह जो कृषि भूमि थी, कृषि भूमि से जो उपज होता था, जो कर लगाया गया था मौर्यकालीन प्रशासन के द्वारा, शासक उस समय जो थे मौर्यकालीन शासन प्रशासन के अंतर्गत जो
कृषि भूमि से जो उपज होता था, जो उत्पाद पे कर लगता था, जो कृषि भूमि पे कर लगता था, उससे रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ। तो मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीता अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? सीता अध्यक्ष। तो जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत ऐसी भूमि से था जो कृषि भूमि थी। कृषि भूमि से क्या टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था मौर्य काल में। ये चीज होगा। तो क्या हो गया? सीता अध्यक्ष हो गया। ठीक है ये चीजें। अब देखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन दिया है अग्रोनोमाई। तो अग्रोनोमाई जो है वह मौर्य काल में किस कार्यों के लिए उत्तरदायी थे? जैसे सीता अध्यक्ष क्या है? कृषि भूमि से जो उपज होगा उसको कर का कलेक्शन करने का क्या है किया जाता था। ये प्रमुख थे। सीता अध्यक्ष क्या थे? कृषि भूमि से जो कर आता था उसको वसूलने के क्या एक प्रमुख थे। अब ऐसे अग्रोनोमाई जो होते थे वह उस समय जो जिला होता था, जिले के क्या है प्रमुख अधिकारी होते थे। क्या होते थे? अग्रोनोमाई जिले के जो प्रमुख अधिकारी होते थे। जिले के क्या है प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है दोस्तों, देख लिया गया। ये क्या होते थे? जिले के क्या होते थे? प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है। शुल्काध्यक्ष क्या होते थे? तो शुल्काध्यक्ष मौर्यकालीन प्रशासन में जब व्यापार और व्यवसाय के माध्यम से व्यापार और व्यवसाय पे जो कर लगता था उसको कलेक्शन करने के लिए वसूलने के प्रमुख होते थे। वसूलने के क्या है? प्रमुख होते थे। तो व्यापार और वाणिज्य, व्यापार हो गया, वाणिज्य पर लगने वाले कर को वसूलने, व्यापार वाणिज्य पर लगने वाले कर को वसूलने से संबंधित प्रमुख थे। ठीक है। क्या थे? उससे संबंधित क्या थे? हेड थे। संबंधित क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों। तो जो व्यापार वाणिज्य जो होता था मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत, शासन प्रशासन में, तो उसपे जो टैक्स होता था उसको वसूला जाता था इन्हीं के देखरेख में। ठीक है। शुल्काध्यक्ष जो थे उसके हेड थे। अब अक्राध्यक्ष क्या है? तो अक्राध्यक्ष जो है वो खनिज विभाग के क्या थे? प्रमुख थे। खनिज विभाग के क्या थे? प्रमुख थे। तो अक्राध्यक्ष क्या है? खनिज विभाग के प्रमुख थे। खनिज विभाग जो मिनरल्स हैं, सोना चांदी तांबा जो भी उस समय निकल रहा था, खनिज विभाग जितने भी है, कोयला से जो भी। तो अक्रा अध्यक्ष क्या होंगे? खनिज विभाग के क्या थे? प्रमुख थे। खनिज विभाग के क्या थे? खनिज विभाग के क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया, अग्रोनोमाई जो थे जिले के प्रमुख अधिकारी होते थे। शुल्काध्यक्ष जो व्यापार वाणिज्य पर लगने वाले कर को वसूलने से संबंधित जो प्रमुख थे। अक्राध्यक्ष जो खनिज विभाग था, खनिज विभाग के जो मिनरल्स डिपार्टमेंट था उनके प्रमुख हेड को क्या कहा जाता था? अक्राध्यक्ष कहा जाता था। और जो कृषि भूमि से जो आय होती थी वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। उसको क्या, उसके हेड को क्या कहा जाता? जो उसके प्रमुख थे उनके देखरेख में क्या है कृषि आय पे जो कर लगता था वो वसूला जाता था, वह सीता अध्यक्ष कहलाते थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऑप्शन को भी देख लिया गया। और ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वह सीता अध्यक्ष हो गया। तो ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या दिया हुआ? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? एक बताइए। ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन चोल व उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी ऑप्शन है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूट और होयसल के मध्य, और डी ऑप्शन है पांड्या एवं चोलों के मध्य। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रहे तो तकोलम का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो जो चोल शासक परांतक प्रथम थे, चोल शासक परांतक प्रथम थे दोस्तों। चोल शासक परांतक प्रथम,
चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य लड़ा गया था। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य जो है इनके नेतृत्व में क्या है लड़ा गया था। तो चोल शासक के प्रांतक प्रथम शासक थे और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य क्या है एक तकोलम का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 949 ईस्वी में। कब हुआ था? 949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको 948 से 949 कर लीजिए। कहीं आपको 948 ईस्वी में लिखने को मिलेगा, कहीं देखने को मिलेगा 949 ईस्वी। तो दोनों सही है, 948 ईस्वी और 949 ईस्वी के मध्य क्या हुआ था। तो चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के क्या मध्य हुआ था। ये चीजें हो गई दोस्तों। अब देखेंगे जैसे चोल के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। चोल की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर थी। चालुक्यों की राजधानी मानखेत भी था और क्या था? बादामी भी था। फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो राष्ट्रकूट शासक है इनकी राजधानी मानखेत थी। होयसल जो है, होयसल शासक, होयसल वंश की अगर हम बात करें तो जो होयसल हैं उनकी जो स्थापना किसके द्वारा, होयसल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर होयसल वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नृपकाम जो द्वितीय थे, नृपकाम द्वितीय शासक के द्वारा किया गया था। और होयसल की अगर हम राजधानी की बात करें दोस्तों तो हेलेबीड था। क्या था? हेलेबीड। हेलेबीड ये कहाँ पर है? इसमें अगर वर्तमान में बात करें तो कहाँ पर है? कर्नाटक में। हेलेबीड जो है कर्नाटक में है। ठीक है, और होयसल की राजधानी द्वार समुंदर भी बोला जाता है। जो हेलेबीड है उसको द्वार समुंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार समुंदर, द्वार समुंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार होयसल के संस्थापक कौन थे? होयसल वंश के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे। इनकी राजधानी हेलेबीड या द्वार समुंदर और कहां पर है? कर्नाटक में। ये चीजें हैं। तो चोलों के बारे में आपको बताए हैं। चोल की जो संस्थापक कौन थे चोल वंश के? विजयालय थे। इनकी राजधानी तंजौर थी। पांड्य वंश की राजधानी कहां पर थी? तो मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी कहां पर थी? मदुरई। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये कि जब आप ऑप्शन मतलब सॉल्व करिए तो अन्य बातों पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इससे रिलेटेड जब प्रश्न आएगा तो कहीं से भी आएगा आप सही कर लेंगे। ठीक है, तो चौथा जो क्वेश्चन था दोस्तों, दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तपोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? वह 948 से 949 ईस्वी के मध्य हुआ था। चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ था। और इसमें कौन विजेता था ये बताइए। तो विजेता कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को क्या है हरा दिया था। ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें विजयी कौन हुआ था दोस्तों? यही था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। क्या था? यह विजयी हुआ है। ठीक है, विजयी हुआ। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए है, क्योंकि चोल शासक परांतक प्रथम जो है बहुत बुरी तरह से क्या है हार जाते हैं इस युद्ध को। तो ये है तपोलम का युद्ध है। तो प्राचीन अगर इतिहास में बात किया जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, कई बार आया भी है पेपर में, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चला जाए। चलिए, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है? उपनिषद की बात आ गया है, बताइए दोस्तों उपनिषद का मुख्य विषय कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन दर्शन, बी ऑप्शन दिया सामाजिक व्यवस्था, सी ऑप्शन है राज्य दिया है और डी ऑप्शन दिया है विधि। तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है उसका आपको आंसर बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? इस पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दर्शन। उपनिषदों का जो मुख्य विषय होता है वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है। ठीक है, क्या फिलॉसफी है बताते हैं आपको। दर्शन फिलॉसफी, इसे थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखेंगे ये जो है दर्शन की बात कर रहा है। जैसे देखेंगे आप उपनिषद जो है एक समय अवधि के बाद आता है। देखेंगे जो वैदिक काल है दोस्तों, वैदिक काल को अगर हम दो खंडों में विभाजित करें
तो वैदिक काल में एक क्या है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, और क्या है दोस्तों एक बताइए, उत्तर वैदिक काल है, और क्या है दोस्तों एक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, एक क्या है उत्तर वैदिक काल है। तो ये जो ऋग्वैदिक काल था, अब देखिए, अब आस्था है, भगवान के साथ आपको जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़ने के लिए बीच में कई मध्यस्थ हो सकते हैं, उसको कर्मकांड विधि बोला जाता है। अब भगवान के साथ जुड़ने के लिए आप प्रार्थना है आपके पास, तो प्रार्थना विधि है और यज्ञ विधि है। तो देखेंगे प्रार्थना और यज्ञ तो था प्रचलन में, परमात्मा से आप आराधना करने के लिए, जिसमें आप आस्था रखते हैं, जिस भी भगवान में, जिस भी देवता में, उसमें आपको अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना और यज्ञ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वैदिक काल में, तो प्रार्थना और यज्ञ उपासना की पद्धति के रूप में क्या था, प्रचलन में था। ऋग्वैदिक काल से ही प्रार्थना और यज्ञ की पद्धति क्या थी, अपने जो आराध्य देवता हैं उनसे जुड़ने के लिए प्रार्थना और यज्ञ लोग करते थे। लेकिन देखेंगे उत्तर वैदिक काल जैसे आता है, उसमें यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है दोस्तों, यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ गई, बढ़ जाना। ठीक, तो यज्ञ विधि जो है, विधान मंत्रोच्चार जो है बहुत ज्यादा उत्तर वैदिक काल में, जो कर्म कांड है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कर्म कांड है, जो कर्म कांड है वह क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की तुलना में साधारण था। साधारण कहने का मतलब है कि प्रार्थना और यज्ञ का लेवल उस उत्तर वैदिक काल की तरह नहीं था, मतलब जो उपासना की पद्धति थी वो एक सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो पशु बलि हो गया और विभिन्न प्रकार की जो बलि है, कर्मकांड बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर क्या है, बढ़ जाता है, और कई प्रकार की बुराइयां भी जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत व्याप्त हो जाती हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए उपनिषद की संकल्पना आती है। तो उपनिषद की जो संकल्पना है उत्तर वैदिक काल के क्या है, अंत में आती है। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ गया, उसमें जो सुधार लाने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए, सुधार लाने के लिए, ठीक है, सुधार लाने के लिए, सुधार लाने के लिए दोस्तों उपनिषद की संकल्पना जो है उत्तर वैदिक काल के अंत में आती है। किसकी संकल्पना आती है दोस्तों, बताइए, उपनिषद की संकल्पना किसकी आती है, उपनिषद की संकल्पना आती है। अब उपनिषद की संकल्पना, वही प्रश्न वहीं से आया हुआ कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो थोड़ा सा इसलिए बैकग्राउंड में आपको ले जाना पड़ा दोस्तों, कि वैदिक काल में को दो खंड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। तो इसमें जो भगवान से जुड़ने के लिए, जो भी आपके आराध्य देवता हैं उनसे जुड़ने के लिए आप उपासना के स्तर पे प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ प्रवृत्ति है, जो कर्मकांड बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ जाता है। ठीक है, कई प्रकार के अंधविश्वास भी समाज में व्याप्त हो जाते हैं। उसी में जो है उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में क्या है, सुधार लाने के लिए, उसमें जो बुराइयां व्याप्त हो गई उनमें क्या है, परिवर्तन लाके उसको जो है सक्रिय करने के लिए क्या उपनिषद की संकल्पना आती है। किसकी संकल्पना आती है, उपनिषद की संकल्पना आती है। और उपनिषद के द्वारा एक कहा जाता है, इस उपनिषद की संकल्पना में कहा जाता है कि ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान की संकल्पना एक उपनिषद के द्वारा किस पर फोकस किया गया, ज्ञान। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ज्ञान क्या है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ब्रह्म और जीव के मध्य का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए आपको, ब्रह्म और जीव के मध्य, जो ब्रह्म है एवं जीव, ब्रह्म और जीव के मध्य जो है। अब एक चीज और आपको गौर करने वाली बात है, जो ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल तक जो भी प्रार्थना किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था, उसका उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों का मतलब प्रजा, पुत्र और धन की, प्रजा, पुत्र और अर्थ की प्राप्ति था। अगर यहां पर हम बात करें कि प्रजा, पुत्र, अर्थ, ठीक है, इस विशेष तौर पर प्रजा मतलब जनता का कल्याण हो, पुत्र की कामना की जा रही, साथ में पुत्रियों की भी कामना हो रही थी, ऐसी बातें नहीं है। अर्थ, अर्थ के अंतर्गत जो धन की लालसा, मतलब कि पूरी तरीके से भौतिक सुखों पे फोकस था। जो सांसारिक माया था
उसको व्याप्त मतलब उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो है ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में था चाहिए। मोक्ष की जो संकल्पना है, ये जो पुनर्जन्म बार बार हो रहा है, जीवन है मर रहा है, फिर ये जो चक्र चल रहा है, तो पहली बार उपनिषद की संकल्पना में ही मोक्ष की जो संकल्पना आती है, क्या आती है? मोक्ष। मोक्ष किसकी आती है दोस्तों? मोक्ष की संकल्पना आती है। अभी तक जो सांसारिक जो मोह माया था, सांसारिक जो मोह माया है, प्रजा पुत्र अर्थ धन की लालसा है, पुत्र की लालसा है, प्रजा का कल्याण हो, है और भी अलग 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 प्रकार के जो है आपको जिन चीजों की प्राप्ति करना है, उन आराध्य देवता की आप पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो बहुदेववादी था, बहुदेववादी का मतलब है यहाँ पर देखेंगे इंद्र अग्नि वरुण जैसे देवता थे। इंद्र देवता वर्षा के देवता है, अग्नि जो है वरुण रक्षक के जो देवता है। अग्नि मतलब ये कि जो देवता का भी अपना कार्य क्या था, बटा हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें थी। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर बाद में देखेंगे इंद्र अग्नि वरुण के बाद जो संकल्पना आगे आती है, तो इसमें देखेंगे जो है प्रजापति और क्या है रुद्र की संकल्पना आ जाती है। प्रजापति विष्णु रुद्र की संकल्पना आ जाती है। फिर आज आधुनिक अगर आगे के समय में देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ये चीजें हैं आपको यहाँ पर उपनिषद की जो संकल्पना आई, तो पहली बार जो मोक्ष की संकल्पना का विकास हुआ, ये हुआ कि जो ब्रह्म और जीव के बीच, ब्रह्म एवं जीव के बीच जो अज्ञानता है कि कारण ही क्या है, मोक्ष की संकल्पना मतलब मोक्ष आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस दिन आपको ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपको क्या है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये जो जीवन चक्र है, मरण जीवन, इससे क्या है, पूरी तरह से क्या है, मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान, ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान, किसका ज्ञान दोस्तों? ब्रह्म एवं जीव की क्या है, एकता का ज्ञान। और जो ब्रह्म और जीव में जो असमानता है, जो मतलब आदमी मतलब भटक रहा है, उसमें जो है ये अज्ञानता के कारण जो हम ज्ञान नहीं, इस वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो उपनिषद की जो संकल्पना थी, वहां पर पहली बार आया मोक्ष की संकल्पना। और उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ गए थे, जो कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, उसमें सुधार लाने के लिए जो है उपनिषद की संकल्पना जो है आती है। तो वहां पर यही क्वेश्चन दिया हुआ कि उपनिषद का जो मुख्य विषय कौन सा है? तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब वो फिलॉसफी, वो जो भाव है। अब उपनिषद में देखेंगे एकेश्वरवाद की संकल्पना आ जाती है। किसकी संकल्पना आती है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की संकल्पना आती है दोस्तों। एकेश्वरवाद की संकल्पना आती है। एक ही ईश्वर की क्या है, पूजा करिए। आप जिसको मान रहे उसी को पूजा करिए। जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड है उससे आप क्या है, मुक्त होइए। आप ब्रह्म से, अपने आराध्य देवता से डायरेक्ट क्या है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और जुड़ने के लिए क्या है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। जिस दिन आपको ज्ञान का आभास हो जाएगा, उस दिन आप क्या है, ब्रह्म और जीव की एकता का जो है तत्व जो है आपस में मिलने लगेंगे। और वो जो आपके जीवन का जो सार है वो आपको समझ में आने लगेगा। ये सब चीजें हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा था? तो वह दर्शन, वो जो फिलॉसफी है, वो जो भाव है, वो जो सार है, ब्रह्म और जीव की एकता का जो ज्ञान है। और जो ब्रह्म और जीव में जो एक भेदभाव और जो एक प्रकार का दूरियां बनी हुई है, वह अज्ञानता के कारण है। और ये जो जीवन का मरण चक्र है, जीवन चक्र है, मरण चक्र है, इससे आप मुक्ति पा लेंगे जिस दिन आप ब्रह्म और जीव की एकता का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान शब्द जो है बहुत व्यापक है चीजें, इसलिए आपको उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है, तो आप हमको लग रहा समझ गए होंगे। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दर्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले, पूर्व मतलब क्या होगा दोस्तों? पहले, पहले रखे जाने का कारण क्या है? तो अब बात किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पहले है। अगर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले है, उसके बाद आर्य आए। पहले कौन आए? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए। सिंधु घाटी सभ्यता पहले विकसित हुई, उसके बाद जो है तत्पश्चात जो है आर्य आए। तो वह कौन सा पैरामीटर है कि किस आधार पर हम रखेंगे? क्वेश्चन है।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व कि रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, वहां के लोग जो पहले आए, उसके बाद आर्य जो हैं, आर्य जो लोग हैं वो आए, इस बात कहा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है लिपि के आधार पर किया जा रहा है विभाजन, कि नगर नियोजन के आधार पे, कि मृतभांड के आधार पे, कि ताबा के आधार पर, ये बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, इस चीज को अगर आप देखेंगे दोस्तों, बताइए। तो यहां पर देखेंगे सही आंसर हो जाएगा सी, मृतभांड। तो मृतभांड जो है, जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, जो औजार मिले हैं, वही एक आधार है जिसके आधार में हम कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी है, उसका विकास पहले हुआ है, उसके बाद आर्य लोग आए हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए मृतभांड में भी आपको ध्यान देना है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित जो लाल मृतभांड, वो किसकी विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। काले रंग की आकृतियों से चित्रित, काले रंग के आकृतियों से चित्रित, काले रंग के आकृतियों से चित्रित, काले रंग के आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड, क्या है दोस्तों, लाल मृतभांड, लाल मृत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेन विशेषता है, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई कालानुक्रम में, उसके बाद आर्य आए, आर्य सभ्यता आई, ये चीजें। तो उसका मेन बेसिक फार्मूला यही है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित जो लाल मृतभांड मिले हैं, इसके आधार पर कहते हैं। आर्य के समय में कौन से मृतभांड मिले हैं, तो जो चित्रित धूसर मृतभांड मिले हैं। कैसे मिले हैं, चित्रित धूसर मृतभांड दोस्तों, चित्रित धूसर मृतभांड, धूसर जो मृतभांड है, क्या है, चित्रित धूसर मृतभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके के मृतभांड मिले हुए हैं, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड। और आर्य सभ्यता के अंतर्गत कौन से मृतभांड मिले हैं, चित्रित धूसर मृतभांड मिले हैं। तो उसी के आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो वह किस आधार पे हम पता लगाते हैं, मृतभांड के आधार पे पता लगाते हैं। तो इस तरीके से छठे क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, मृतभांड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है, बताइए। तो चोल काल के अंतर्गत देखेंगे जो नटराज की कांस्य की मूर्ति है, ज्यादा फेमस है, उसमें किस तरीके की जो आकृति है। ए ऑप्शन दिया अष्टभुज, बी ऑप्शन है द्विभुज, सी ऑप्शन है चतुर्भुज, और डी ऑप्शन है खडभुज। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, चतुर्भुज। तो चोल काल में निर्मित जो नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है, चतुर्भुज। तो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो भगवान शिव जी की, भगवान शंकर की क्या है, प्रतिमा है, शिव जी की, भगवान शंकर की जो है प्रतिमा है। शंकर जी की क्या है, प्रतिमा है। अब उसमें देखेंगे इस चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं। इस जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा में शंकर जी की कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। उन चार भुजाओं का अपना एक संकेत है, अपना एक महत्व है। ठीक है, वो बता देते हैं आपको। देखिए अब देखेंगे जो ऊपर के दाहिने हाथ, ऊपर का जो दाहिना हाथ है और बायां हाथ है, वो क्या किस चीज को प्रदर्शित करता है, बताइए। ऊपर का दाहिना हाथ, ऊपर का दाहिना हाथ, तो ऊपर का दाहिना हाथ किस चीज को प्रदर्शित करता है दोस्तों, डमरू लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं भगवान शंकर जी, डमरू लिए हुए हैं। और डमरू किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सृजन का, सृजनशीलता का, सृजन का, निर्माण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, निर्माण, सृजन का।
सृजन निर्माण। ठीक है दोस्तों। और जो ऊपर का जो बायां हाथ है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व हो रहा है? विनाश का। ऊपर का बायां हाथ, ऊपर ऊपर का जो बायां हाथ है उसमें क्या है? अग्नि है। क्या है? अग्नि लिए हुए हैं शंकर जी। और एक क्या हो गया? अग्नि लिए हुए विनाश का, विनाश, विनाश का संकेत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो जो ऊपर का दाहिना हाथ है वह डमरू, वह सृजन निर्माण का प्रतिनिधित्व संकेत है। ऊपर का जो बायां हाथ है अग्नि, विनाश का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद देखेंगे जो निचला दाहिना हाथ है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो निचला जो दाहिना हाथ है अभय मुद्रा का, आप किसी से मत डरिए, निर्भय रहिए, उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो निचला बायां हाथ है वह सबको अपनी शरण में क्या है शंकर जी लेते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर लिख देते हैं। तो निचला जो दाहिना हाथ है, निचला दाहिना हाथ, निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा का है। किसका है? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अभय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो निचला बायां, निचला जो बायां हाथ है वो क्या है? सबको अपनी शरण में लेते हैं, सबको अपनी शरण में लेते हैं। ये चीजें हैं। तो जो चार भुजा युक्त जो शंकर जी का जो प्रतिमा है, चोर काल में निर्मित नटराज की जो काष्ठ प्रतिमा है शंकर जी का है, और चार भुजा बना हुआ है। और यहाँ पर चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और जो ऊपर का देखिए, ऊपर का दाहिना हाथ क्या प्रतिनिधित्व है? डमरू है उनके हाथ में, और वे सृजन निर्माण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऊपर का जो बायां हाथ है, बायां हाथ में अग्नि है, वह विनाश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और निचला जो दाहिना हाथ है उसमें जो है अभय मुद्रा का प्रतिनिधित्व है उनका, कि आप किसी से मत डरिए, निर्भय रहिए, आप ये चीजें बता रहे हैं। और जो निचला बायां हाथ है वह जो है समस्त जो प्राणी है उनको क्या अपनी शरण में ले रहे हैं, इस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों जो उनका दायां पैर है, वह दायां पैर किस चीज का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है? तो जो दायां पैर होता है वह जो अज्ञानता का दानव है उसको समाप्ति, मतलब उसको आप समाप्त करिए, उसको दबा रहे हैं कि अज्ञानता को क्या है आप अपने जीवन से क्या है खत्म करिए, इस चीज का बोध करा रहे हैं। और जो बायां पैर, मतलब जो पैर है, ठीक है, पैर हो गया दाहिना पैर, और जो बायां पैर है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो जो बायां पैर है जो नृत्य कर रहे हैं, वो संगीत है, नृत्य का जो है आनंद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जीवन के जो उमंग है उन सब चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मान लीजिए ये सब चीजें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए था डिटेल। तो चोर काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है? तो शंकर जी का जो है चतुर्भुज, चार भुजा युक्त आकृति है। और चार भुजाओं का क्या है अपना एक विशेष क्या है महत्व है, धार्मिक महत्व के साथ सांस्कृतिक महत्व है, और एक सामाजिक संदेश भी है कि व्यक्ति जो है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ये बताइए। मृग सहित क्या है? चक्र द्वारा हुआ है। ए ऑप्शन दिया है महाभिनिष्क्रमण, बी ऑप्शन है संबोधि, सी ऑप्शन है प्रथम उपदेश, डी ऑप्शन है निर्वाण। तो गौतम बुद्ध के जो जीवन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मृग सहित जो है चक्र द्वारा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। क्या हो जाएगा सही आंसर? जो है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे गौतम बुद्ध जी? प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया? सारनाथ में। प्रथम उपदेश जो है उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। और सारनाथ में ही जो है ये बना हुआ मृग सहित जो चक्र का जो प्रतिनिधित्व भारतीय कला में है
वो क्या है, उनके प्रथम उपदेश को इंगित करता है। और उनके प्रथम उपदेश को हम किस और नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र क्या है दोस्तों? परिवर्तन। चक्र क्या है दोस्तों? परिवर्तन। तो प्रथम उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया गौतम बुद्ध जी ने, और प्रथम उपदेश जो दिए उनको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। और भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग चक्र द्वारा हुआ? तो उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, ये चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, उनको एक संबोधित किया गया है नामों से। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग है। जब वो घर त्याग किए ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोह माया सांसारिक जो माया उससे त्याग किए उन्होंने, गृह त्याग का प्रतिनिधित्व करता है। महाभिनिष्क्रमण जब शब्द को संबोधित किया जाता है तो उनका तात्पर्य क्या है? गृह त्याग। गौतम बुद्ध जी के द्वारा संसारिक मोह माया को त्याग कर दिया गया, गृह को क्या है? त्याग कर दिया गया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या होगा? गृह त्याग करते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण की घटना कब होती है? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में क्या है? ये गृह त्याग क्या है? करते हैं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। 29 वर्ष की अवस्था में क्या है? गृह त्याग क्या है? उन्होंने कर दिया। संबोधि क्या है? संबोधि मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो संबोधि उनको देखेंगे गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में उनको क्या है? 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहां पर होती है ज्ञान की प्राप्ति? बताइए आप। ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां होती है? बोध गया में होती है। कहां पर होती है? बोध गया में दोस्तों। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। बोध गया किस नदी के किनारे है? निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? निरंजना नदी। निरंजना नदी। और निरंजना नदी को क्या है? फल्गु नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल्गु नदी। तो पेपर में कोई भी नदी लिखा हो, चाहे निरंजना नदी लिखा हो या फल्गु नदी लिखा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे है। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है। ठीक है, जो 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष रहता है? पीपल का वृक्ष रहता है। पीपल का वृक्ष रहता है दोस्तों। कुछ भी प्रश्न आ सकता है। क्या है? पीपल का वृक्ष। कब होता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, उसी दिन क्या है? इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। तो संबोधि का तात्पर्य हो गया जब उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया में हुई, निरंजना नदी के तट पर हुई या फल्गु नदी के तट पर हुई। पीपल वृक्ष के नीचे होता, पीपल का वृक्ष है, वहां पर अपना समाधि लगाए होते हैं। और उनको जो है अचानक कई वर्षों की तपस्या के बाद क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीजें है। तो आपको पीपल वृक्ष का भी बहुत महत्व है, वैशाख पूर्णिमा के दिन का बहुत महत्व है। ठीक है, बोध गया का अपने आप में बहुत महत्व है। तो वही है कि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित जितने भी स्थल हैं, देखें कि सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उनके काफी महत्व है आज भी। तो 8वां क्वेश्चन जो दिया था दोस्तों, ये चीजें भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ था? तो सही आंसर क्या था? सी ऑप्शन, प्रथम उपदेश। ये चीजें है। अब देखेंगे दोस्तों निर्वाण। निर्वाण मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई कहां पर उनको? तो निर्वाण का कहां पर हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में। कहां हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में इनका निर्वाण हुआ था। कहां हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रथम उपदेश देख लेंगे कहां पर? सारनाथ में हुआ। इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या हो गया दोस्तों? गृह त्याग। कब किए? 29 वर्ष की अवस्था में किए। संबोधि का मतलब हो गया 35 वर्ष की अवस्था में उनको क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब संबोधि कहा गया। बोध गया में हुआ, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ये चीजें हैं। प्रथम उपदेश हम लोगों ने देख लिया। निर्वाण कहाँ? उनकी मृत्यु कहां पर हुई?
तो कुशीनगर में। ये चीज आप यहाँ पर हो गया। तो 8वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। फायान, इत्सिंग, मेगास्थिनीज और क्या है, ह्वेनसांग। उनके आगमन का सही कालानुक्रम है। ए ऑप्शन दिया है 3-1-2-4, बी ऑप्शन है 3-1-4-2, सी ऑप्शन है 1-3-2-4, डी ऑप्शन है 1-3-4-2। तो बताइए कालानुक्रम में क्या है व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए कालानुक्रम में तो जो भी भारत आए हैं, मतलब भारत में किसी न किसी समय आए हैं, तो उनको कालानुक्रम में क्या है व्यवस्थित करना है। बताइए दोस्तों क्या सही होगा। फायान कब आए भारत में, कौन सा ऑप्शन कालानुक्रम क्या होगा, टाइम पीरियड बताना है, सही अरेंज करना है। ठीक है, आगमन का उनके आगमन का क्या है सही आपको टाइम पीरियड बताना है। तो फायान कब आए थे भारत, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। कब आए थे यहाँ पर लिख लिया जाए दोस्तों, आसानी होगा करने में। कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ये कब आए थे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ठीक है, इतसिंह कब आए थे, देखा जा रहा अभी। मेगास्थनीज कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। कब आए थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ह्वेनसांग कब आए थे, तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आए थे। कब आए थे दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में। कब आए थे दोस्तों, ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये चीजें क्लियर हो गया, हर्षवर्धन के समय में आए थे। अब देखेंगे दोस्तों, अगर आपको एक इतिहास का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तभी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब ये देखेंगे दोस्तों कि आप जो चंद्रगुप्त मान लीजिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, देखेंगे जो मौर्य काल है, मौर्य काल के बाद ही क्या है दोस्तों, गुप्त काल आएगा। गुप्त काल के बाद ही क्या है, मौर्य के बाद मौर्योत्तर आएगा। ये जो क्रम है, मौर्य काल इतिहास का जो टाइम पीरियड है, मौर्य काल, मौर्य काल के बाद क्या आएगा दोस्तों, मौर्योत्तर आएगा। मौर्योत्तर काल, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, गुप्त काल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, गुप्त काल आएगा। गुप्त के बाद क्या आएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा। गुप्त के बाद क्या आएगा दोस्तों, गुप्तोत्तर काल आएगा। ठीक है, गुप्त के बाद क्या है, गुप्तोत्तर काल आएगा। ये चीजें हैं। इधर क्या हो गया आपका, मौर्य। मौर्य काल जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य काल की स्थापना की जाती है। तो अब उसके बाद गुप्त काल, श्रीगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, और भी जो शासक। मौर्योत्तर काल के समय हम देखेंगे कनिष्क रहते हैं। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। तो ये आपको इतना आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन को क्या आसानी से आप क्या कर ले जाएंगे। ऐसे आपको ईयर कब ये आए थे देखेंगे, अलग अलग किताबों में वेरी करेगा, इसलिए हम आपको सन की वजह से कि किस ईयर में आए थे इसलिए इस चीज को नहीं बता रहे हैं। टाइम पीरियड के आधार पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए फायान कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, स्पष्ट रूप से सोर्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो यह गुप्त काल से रिलेटेड है। गुप्त काल, अब फायान कहाँ, यहाँ पर गुप्त काल की जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे मेगास्थनीज कब आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल से रिलेटेड है। यहाँ पर कहीं मेगास्थनीज आएंगे ऊपर, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं आपको। देखिए मेगास्थनीज यहाँ कहीं आएंगे, मेगास्थनीज यहाँ पर कहीं आएंगे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय आपका गुप्त काल के अंतर्गत कहीं आएंगे। ओ चंद्रगुप्त द्वितीय तो शासक थे फायान। क्या दोस्तों, फायान, 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 फायान दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है, गुप्तोत्तर काल है। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल है हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। ये क्या है यहाँ पर, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, क्या दोस्तों, ह्वेनसांग। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे कितना आसान होगा आपको करना। मौर्य काल के समय में मेगास्थनीज, मौर्य काल में कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे। अब इस बार देखेंगे आप इत्सिंग पे, आप देखेंगे आपको पहले से भी है, तो इनका लगभग जो है 675 ईस्वी के आसपास आए थे। इनका डाटा ऑथेंटिक है। ठीक है, 675 ईस्वी में भारत में, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
अब देखेंगे यहाँ पर मौर्य काल का टाइम पीरियड ईसा पूर्व है, ठीक है, ये सब चीजें आपको मालूम ही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेगास्थनीज हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है, मौर्य काल में आया है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका पहले हो जाएगा कालानुक्रम में। उसके बाद देखेंगे गुप्त काल में शाहजहां आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गुप्तोत्तर काल, क्योंकि गुप्त काल जो है 500 ईस्वी के बाद लगभग, उसके बाद क्या गुप्तोत्तर काल कहलाता है। और उसके बाद एक टाइम पीरियड जो सिंह जो है हर्षवर्धन की बात किए हैं, इस तरीके का जो चीज है। तो गुप्तोत्तर काल में क्या होंगे, ह्वेनसांग हो गए, क्या हो गया, चौथा हो गया। और लास्ट में जो है ये इत्सिंग हो गए। तो क्या हो गया ये सही आंसर, 3 1 4 2, क्या हो गया, बी आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, 3 1 4 2। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए जहां पर ईयर में कोई डाउट नहीं है, अथेंटिक है कि हाँ इसी ईयर में थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर ईयर को लेकर डाउट है उस तरीके से आप जो टाइम पीरियड के आधार पे कर सकते हैं कि मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल का टाइम पीरियड पहले का है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए, गुप्तोत्तर काल के हैं। फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त काल के हैं। तो इस तरीके से जो है आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। तो निम्नलिखित वक्त भारत में किसी न किसी समय में आया, तो उनका कालानुक्रम क्या हो गया, तो पहले कौन आया, मेगास्थनीज आया, उसके बाद फायान, फिर ह्वेनसांग, उसके बाद क्या है, इत्सिंग। तो इसको आप एक जगह नोट्स से बना लेंगे तो आपको आसानी होगा याद करने के लिए, ठीक है। तो लिख दिया जाए, पहले क्या है, मेगास्थनीज आए, मेगास्थनीज आए, उसके बाद फायान हो गए। फायान के बाद क्या है दोस्तों बताइए, ह्वेनसांग हो गए, और ह्वेनसांग के बाद लास्ट में कौन है, इत्सिंग। क्या है दोस्तों, इत्सिंग हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद भी कर लेंगे तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, सिंधु सभ्यता क्या है दोस्तों, किस युग से संबंधित है ये बताइए। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रागैतिहासिक युग से, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग से, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक युग से। बताइए कौन सा आंसर सही है। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से है। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अब देखेंगे अगर इतिहास की बात करते हैं तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाए। एक तो प्रागैतिहासिक है, क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक मतलब जहां पर लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब इतिहास से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक के बारे में जानकारी हमको वहां के जो है, जो उपकरण है, बर्तन है, इस तरीके से चीजों को जानकारी मिलती है, उत्खनन करने के बाद प्राप्त होता है। उस तरीके से कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक क्या हो गया, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसा इतिहास है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और इसको जो है वहां पर उत्खनन कार्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त होता है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ने का सवाल नहीं होता है कि उसको पढ़ा जाएगा। कोई लिखित रहेगा तभी तो पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो प्रागैतिहासिक का तात्पर्य हो गया दोस्तों ऐसा इतिहास जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक युग। क्या आता है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग आता है। आद्य ऐतिहासिक युग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब हो गया लिखित साक्ष्य है, उस युग के बारे में जो लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसको आज तक भी, अभी तक क्या है, वर्तमान में भी पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है।
तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहेंगे जहां पर लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक युग क्या है? मतलब देखिए, ऐतिहासिक युग का मतलब क्या हो गया? लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। लिखित साक्ष्य है और क्या है? पढ़ा भी गया है। लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। पढ़ भी सकते हैं हम, पढ़ा भी गया है, ऐसी भी लिखी है, ठीक है, पढ़ा भी गया है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ऐतिहासिक युग को मतलब लिखित साक्ष्य भी है, ग्रंथ हैं, और उस ग्रंथ को यहाँ पढ़ा भी जा सका है, ये चीज है। उत्तर ऐतिहासिक युग मतलब ऐतिहासिक युग के बाद की जो कालावधि है उसको क्या है? उत्तर ऐतिहासिक युग कहते हैं। लिखित साक्ष्य पढ़ा भी गया है। तो इस तरीके से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग। तो आद्य ऐतिहासिक युग। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा और 10 क्वेश्चन के साथ इसमें देखा जाए तो कई क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, इसके जो आंसर थे हैं ऑप्शन के साथ हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नए टॉपिक के साथ कुछ और क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।